हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है और आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो विजयनगर एम्पायर और एक बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल का लेक्चर में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और मुगल डायनेस्टी का या मुगल एम्पायर का या मुगल पीरियड का शुरुआत होता है। तो अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भैया मुगल एम्पायर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो और ये विजयनगर एम्पायर या बहामनी किंगडम कहाँ से आ गया। तो देखो, जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा था नॉर्थ इंडिया में, तभी यहाँ पर अप्रोक्स 13th सेंचुरी आपके दो किंगडम राइज होते हैं। कहाँ पर? साउथ इंडिया में। एक होता है आपका विजयनगर एम्पायर उभर के आता है और एक बहामनी किंगडम उभर के आता है, बहामनी साम्राज्य यहाँ पर उभर के आता है। तो हम नॉर्थ इंडिया में आगे बढ़े, हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ें। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ी सी साउथ इंडिया की, जो हमारा इंडिया का सदर्न पार्ट था जहाँ पर ये दो किंगडम उभर के आए, इनके बारे में कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी नॉर्थ इंडिया की जो हिस्ट्री है, जहां से हमारा मुगल पीरियड शुरू हुआ है, अभी जब हमने दिल्ली सल्तनत को लास्ट लेक्चर में खत्म किया, उसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। लेकिन जो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे जो साउथ में, दक्षिण में जो आपका विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम जो कि एक अच्छे तरह से उभर के आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एम्पायर है इनका, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया आपका, विजयनगर साम्राज्य जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। और आपका एक जो बहामनी किंगडम जिसके इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, दोनों का जो एक तरह से आप देख सकते हो जो उभर के आए हैं ना, वो आए हैं जब तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी। और तुगलक डायनेस्टी का भी कौन सा रूल है? जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर रूल कर रहा था। बेसिकली इसी ने, जो अभी हम विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर हैं हरिहर और बुक्का, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी ने यहाँ पर इनको कहाँ भेजा था कि भाई जाओ तुम साउथ में जाके, मतलब बेसिकली ये तुगलक की तरफ से ही आए थे कि ठीक है भाई आप साउथ में जाओ, और साउथ में जाके जो आपका तुगलक डायनेस्टी है उसको, उसकी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए इनको साउथ के लिए भेजा गया था। अब यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक इसी के बीच में क्या करते हैं, दौलताबाद में अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ के आए हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, वहां पर मैंने आपको समझाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं दिल्ली से, कहां पर? दौलताबाद में। और ये करने के पीछे उनका मकसद क्या होता है? तो उनका मकसद भी मैंने बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम बायजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं, उसका मकसद होता है कि भाई मैं दिल्ली में भी अच्छे से पकड़ बना पाऊंगा और साउथ में भी मेरा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन है, इसका तो जो बैरियर है वो तो टूट जाता है, लेकिन इसका जो पकड़ है नॉर्थ इंडिया पे भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और साउथ इंडिया पे भी इसकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब इसी का फायदा उठाता है कौन? हरिहर और बुक्का। ये अपने आप को, जिस जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे भेजा था, अब इसे पता था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वापस से कैपिटल दिल्ली ट्रांसफर हो जाती है, और इन्हें पता था कि अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो उतने पावर में नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसकी पावर वीक हो जाती है और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और विजयनगर एम्पायर की शुरुआत होती है। अगर विजयनगर एम्पायर में, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश आए थे ना, अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ के आए हैं, सिलीब डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसी विजयनगर एम्पायर में भी 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। तो इन्हीं 4 डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक आपका है संगम वंश, एक है आपका सलूबा वंश, एक है आपका यहाँ पर तलूबा वंश, और एक है यहाँ पर अराबिडी वंश। तो इन 4 वंश के बारे में आज हम इस लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। अगर कभी विजयनगर एम्पायर की आपसे कैपिटल पूछ ले पेपर में, अभी हम शुरू करने से पहले मैं इसकी कैपिटल बता देता हूँ। कैपिटल थी हम्पी। हम्पी को अगर हम हिंदी में लिखें तो हम्पी। और ये हम्पी पता है क्या थी? मतलब अभी जो किस में कंसिडर किया जाता है हम्पी को? हम्पी को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर, ये माना जाता है लगभग 1600 प्लस यहाँ पर आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे हम्पी में। तो हम्पी क्या है, कभी अगर आपसे पूछ ले, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये चीज ध्यान रखना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। हिंदी वाले लिख लो, यूनेस्को 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 विश्व धरोहर है। क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर धरोहर स्थल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हम्पी इसकी कैपिटल थी और आज के टाइम में ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हम यहाँ पर एक एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर इस विजयनगर एम्पायर में एक इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ेंगे जो बाबर के टाइम पे था।
मतलब उधर नॉर्थ इंडिया में पहले तो दिल्ली सल्तनत शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ भी तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अभी मैं लेके चलते हैं हम, क्योंकि देखो जो आपका मुगल एम्पायर है उसकी शुरुआत कब हुई है, तो यहाँ पर बताओ मुझे नीचे कमेंट करके। हमारा जो दिल्ली सल्तनत है वो कब खत्म हो जाता है? दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो 1206 में होती है, और खत्म कब होता है? 1526 में, यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत, जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है कौन? बाबर। तो यहाँ पर मुगल एम्पायर की नॉर्थ इंडिया में रूल शुरू हो गया था। उसी के टाइम पर, बाबर के टाइम पर, यहाँ पर तुलुवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे अभी। इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर कृष्ण देव राय हुए, जिसको बाबर ने एक वन ऑफ द पावरफुल रूलर बताया था। वो मतलब बाबर के टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर साउथ इंडिया में अगर कोई रूल कर रहा था तो वो था कृष्ण देव राया। और अगर अभी कभी आपसे ये पूछ ले पेपर में कि ये जो विजयनगर एम्पायर है ये जो किस नदी के किनारे है, तो ये जो तुंगभद्रा नदी थी ना उसके दक्षिण में था। लिख लेना, पूछ लेता पेपर में, तुंगभद्रा नदी के कहाँ पे था? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में था। इंग्लिश वाले लिख लो साउथ में था, दक्षिण में था। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा, ये जो बेसिक डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी, अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, एक एक डायनेस्टी के बारे में समझते हैं। और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, हमारी चारों डायनेस्टी भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे, हम एग्जाम ओरिएंटेड ही करेंगे। और हम जो बहामनी किंगडम है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, वहां से भी आपके पेपर में काफ़ी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले विजयनगर एम्पायर में जो डायनेस्टी ने रूल किया, जिस डायनेस्टी से, कौन थे? हरिहर वन और बुक्का, यही यहाँ पर क्या करते हैं? विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये विजयनगर, ये हरिहर वन और बुक्का कौन थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ये बहुत सारे सवाल इनसे बनते हैं कि अगर इन्होंने, देखो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जब तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे तो ये फाउंड हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि जो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, जो रीन था, वो क्या था? नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। जो तुगलक डायनेस्टी ने जो राज किया वो किस ईयर से लेके किस ईयर तक किया है, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में भी इन्होंने हरिहर वन और बुक्का ने सर्व किया था। और इनको जो ये जो फाउंडर थे, इनको ये भी माना जाता है कि ये फ्यूडेटरी थे, किसके? ककातियाज ऑफ बंगाल के। वे बंगाल के ककातिया, बंगाल में बेसिकली कौन रूल कर रहे थे? ककातिया डायनेस्टी थी। सॉरी, बारंगल है, ये बंगाल नहीं है, सॉरी, यहाँ पर बारंगल है। बारंगल के ककातियों के सामंत थे। अब आप पूछोगे भैया ये फ्यूडेटरी, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामंत, ये कौन होते हैं? तो सामंत एक तरह से मान सकते हो जागीरदार होते थे। जैसे कोई रूलर है, उसके यहाँ सामंत होते थे, जागीरदार होते थे, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, सारी चीजों को ध्यान रखते थे, ठीक है। जो पूरी चीज पर, लैंड वगैरह पर, जो जागीर पर ध्यान रखते थे, उनको जागीरदार या उनको सामंत बोला जाता था। तो बहुत सारे सामंत ने क्या करा, बाद में वो राजा के साथ, जिस रूलर के साथ थे, उनको रिवेल कर दिया, उनके अगेंस्ट हो गए और अपने आप को कहीं जाके या उसी एम्पायर पर कब्जा कर लिया, या कहीं और जाके नई डायनेस्टी फाउंड कर ली। तो कभी ये पूछे कि ये जो किसके सामंत थे या किसके फ्यूडेटरी थे, तो पता होना चाहिए कि जो बारंगल के ककातिया डायनेस्टी के लोग थे, जो ककातिया डायनेस्टी थी, उसके ये क्या थे? फ्यूडेटरी थे, सामंत थे। सामंत कौन होते हैं? एक तरह से जागीरदार होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मिनिस्टर भी थे किसके? यहाँ पर कंपेली जो किंगडम था, ठीक है, वहां पर। तो ये दो तीन पॉइंट हैं हरिहर वन और बुक्का के बारे में, या संगम डायनेस्टी के बारे में कभी आपसे सवाल पूछा जाए। तो यहाँ पर ये मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में भी थे, जो बारंगल ककातिया डायनेस्टी थी उसके फ्यूडेटरी मतलब सामंत भी थे, और ये मिनिस्टर थे कहाँ पर? काम्पेली जो किंगडम था वहां पर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अलग अलग टाइम पर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब जगह, यहाँ भी पार्ट टाइम जॉब चल रही है, वहां भी पार्ट टाइम जॉब चल रही है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम राइज होते गए और अलग अलग जगह यहाँ पे ये रहे हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इनको जो साउथ इंडिया भेजा गया था, हरिहर वन और बुक्का को, वो मैंने बताया आपको, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर इनको साउथ इंडिया भेजा था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली, देखो क्या है, कोई भी रूलर है, कोई भी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी उस वक्त नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी, दिल्ली पे। अब साउथ इंडिया के लोग भी तो रिवेल करते थे, साउथ इंडिया में भी तो किंगडम थे, छोटे छोटे रूलर्स थे, उनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके रिवेलियन को, वो जो लोग विद्रोह करते थे, उस विद्रोह को रोकने के लिए, कि आगे जाके और विद्रोह राइज ना हो, या वहां के जो रूलर्स हैं जो आगे आके कल को दिल्ली पर आक्रमण ना करें, उस चीज को रोकने के लिए किसको भेजा गया था? हरिहर वन और बुक्का को साउथ इंडिया भेजा गया था। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन ये साउथ इंडिया जाते हैं, वहां पर एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी सवाल बनता है कि ये दोबारा से, देखो यहाँ पर थे मोहम्मद बिन तुगलक में, तो इन्होंने अपना जो धर्म था वो, पर ये थे हिंदू, लेकिन इन्होंने अपना धर्म, अगर देखो विजयनगर एम्पायर की बात करता हूँ तो सारे रूलर हिंदू ही रहे हैं, लेकिन विजयनगर एम्पायर की एक खूबसूरती ये है यहाँ पर
कि ये हिंदू होने के बावजूद भी सभी रिलीजन को यहाँ पर मान्यता देते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इनको साउथ इंडिया भेजा जाता है तो ये अपना जो हिंदू से क्या बन जाते हैं, मुस्लिम। लेकिन जब ये साउथ इंडिया जाते हैं और एक यहाँ पर साधु होते हैं जिनका नाम क्या है, विद्यारण्य, ये नाम याद रखना। क्या नाम है इनका, विद्यारण्य। और ये जो विद्यारण्य जो होते हैं, ये धर्म गुरु होते हैं, बेसिकली ऋषि मुनि होते हैं। और इनके प्रभाव में आके, इनके इन्फ्लुएंस में आके ये वापस से हिंदू धर्म अपना लेते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर कभी इनके ये जो ऋषि हैं इनका नाम पूछे तो क्या है, विद्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर अब तो एक चीज तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दी कि इन्होंने कैसे ये धर्म कन्वर्ट कर लिया, और इन्हें पता चल चुका था कि यार मोहम्मद बिन तुगलक है वो कमजोर पड़ चुका है। ठीक है, और तुगलक डायनेस्टी में भी मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसे कमजोर पड़ा था, वो सारी चीजें उधर हमने डिस्कस की थी। तो इनको पता चल गया था कि हाँ भाई मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर पड़ चुका है। तो इन्होंने धर्म भी परिवर्तित कर लिया और एक नया एम्पायर, विजयनगर एम्पायर भी स्टेब्लिश किया था। ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कभी आपसे पूछे कि जो इब्न बतूता है वो किसके टाइम पीरियड पे भारत आया था, तो इब्न बतूता यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था इसी के टाइम पीरियड पर, या संगम डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर, वैसे संगम डायनेस्टी नहीं पूछेगा किस एम्पायर के टाइम पीरियड पे आया था, तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे आया था, ध्यान रखना। उसके बाद देवराय सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं संगम डायनेस्टी के बारे में, मतलब संगम डायनेस्टी के काफी इंपॉर्टेंट रूलर हैं यहाँ पर देवराय सेकंड। इनके टाइम में एक रूलर था अब्दुल रज्जाक, ठीक है, जो कि कहाँ से आया था, पर्सिया से आया था। भाई साहब इसने बोला था हम्पी को देखकर, कि हम्पी को देख के अब्दुल रज्जाक अपनी जो टेक्स्ट मिलते हैं अब्दुल रज्जाक के, ये बोलता है कि मैंने हम्पी जैसा आज से पहले कभी शहर ही नहीं देखा, उस वक्त भी हम्पी इतना खूबसूरत था। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जो देवराय सेकंड था, अब इसने बहुत सारे बैटल्स में बहुत सारे रूलर्स को हराया था, और एक्सट्रीम में साउथ में भी जाके इसने काफी रूलर्स को हराया। लेकिन वो सब हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम यूपीएससी कर रहे होते तो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं, ये श्रीलंका का एक राजा होता है उसको भी हरा देता है, और वो भी फिर देवराय सेकंड को टैक्स देता था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब देखो हमारा संगम डायनेस्टी के बारे में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सलूबा डायनेस्टी की, तो सलूबा डायनेस्टी का देखो ना तो कोई इंपॉर्टेंट रूलर रहा है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत कम टाइम पीरियड रहा, 1486 से लेके 1505 तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया, और ना ही इनका कोई ग्रेट रूलर रहा। खाली आपसे पेपर में पूछा जाए तो पेपर में ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि सलूबा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो देखो इनके नाम के आगे सलूबा लिखा हुआ है और यहाँ पर नरसिम्हा लिखा हुआ है, तो सलूबा नरसिम्हा, यहाँ भी एस, नर्स में भी एस और सलूबा में भी एस। तो इस तरह से किसी भी तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, तुलुबा डायनेस्टी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत पावरफुल रूलर रहे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, जो कि बाबर के टाइम पीरियड पे थे। अब बाबर ने कब आया भारत, भारत तो वो वैसे बहुत पहले आ गया था, लेकिन असली रूल, चलो असली रूल से भी अब हम देखते हैं तो 1526 से तो उसका रूल शुरू हो गया आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत। और यहाँ पे इनका भी टाइम पीरियड देखो कुछ ऐसा, बाबर भी इसी टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं इंडिया पे अटैक कर रहा था, और बाबर को सबकी भाई खबर तो रहती है ना कौन कहाँ रूल कर रहा है कैसा है। तो उस वक्त बाबर अपनी जो किताब है उसमें लिखते हैं कि भाई उनके टाइम पीरियड पे जो कृष्णदेव राय था मोस्ट पावरफुल राजा था साउथ इंडिया की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो शायद वो पेपर में ये स्टेटमेंट किसने दिया नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर तुलुबा डायनेस्टी 1505 से लेकर 1570 तक यहाँ पर रहती है। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो तुलुबा वीर नरसिम्हा। अब ऐसे याद कर लो कि देखो सुलुबा में भी नरसिम्हा था और तुलुबा में भी नरसिम्हा है, तो यहाँ पर देखो इसको हिंदी में तुलुब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर तुलुब डायनेस्टी के बारे में ये ध्यान रख लो कि वहां भी नरसिम्हा था। तो कैसे याद करोगे कि यहाँ पर इन्होंने एक वीर को जन्म दिया जिसका नाम था कृष्णदेव राय, तो तुलुब डायनेस्टी के फाउंडर वीर नरसिम्हा हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं। इनको आर्किटेक्चर में भी बहुत दिलचस्पी थी। इन्होंने भाई यहाँ पर देखो विजय महल बनवाया, इन्होंने हजारा राम मंदिर बनवाया, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया। ये सारे निर्माण कहाँ किए, इन्होंने हम्पी में किए हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो इनकी कैपिटल थी। अपनी माँ के नाम पर एक गांव, एक शहर बनवाते हैं जिसका नाम था नगलापुरम। तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जो इन्होंने नगलापुरम किसने बनवाया, किसके नाम पे बनवाया, तो ध्यान रखना कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर एक शहर स्टेब्लिश किया था जिसका नाम था नगलापुरम।
अब इनको लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, लिटरेचर का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लिटरेचर में भी इनकी बहुत अच्छी खासी रुचि थी। यहाँ पर एक ये किताब लिखते हैं अमयुक्त माल्यदा, ठीक है, और बेसिकली ये स्टेट क्राफ्ट पे किताब थी। और यहाँ पर एक लिखते हैं जम्बावती, ठीक है, जम्बावती कल्याणम, जो कि संस्कृत में था। कभी कभी लैंग्वेज भी पूछ लेता है कि जो जम्बावती कल्याणम है वो किस लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत नाटक था। ये चीज भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। दो किताब मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो दो तीन टेक्स्ट और लिखे थे इन्होंने संस्कृत में, लेकिन वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो यहाँ पर अमुक्ता, जो अमुक्ता मर्यादा थी, वो किताब काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक जम्मावती कल्याणम जो किताब है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, और अमुक्ता यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज में लिखी थी। यहाँ इन्होंने ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद देखो इनके टाइम पीरियड पर एक यहाँ पर पुर्तगीज ट्रेवलर थे, एक तो द्वारतियो बरबूसा थे, एक डोमिंगो पाइस थे। तो ये यहाँ पर दोनों रूलर किसके टाइम पीरियड पर आए, जो कि ये पुर्तगाली यात्री थे, किसके टाइम पीरियड पे आए, यहाँ पर कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड पे आए थे। ये फैक्ट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर ये एक टाइटल भी अज्यूम करते हैं, इस्टेब्लिशर ऑफ याबना किंगडम। यवन साम्राज्य के संस्थापक का जो उपाधि है वो कौन अज्यूम करते हैं, यहाँ पर कृष्ण देव राय। और ये जो टाइटल अज्यूम करते हैं ना, ये डेक्कन को हराने के बाद, डेक्कन को बहुत बुरी तरह से हराने के बाद ये टाइटल यहाँ पर अज्यूम करते हैं। तो कभी अगर आपसे सवाल बने कि इस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम कौन था, तो यहाँ पर कृष्ण देव राय आपका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर हम कृष्ण देव राय के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो किताबें थी, अमुक्ता माल्यादा स्टेट क्राफ्ट पे थी, जम्बावती कल्याणम थी जो कि एक संस्कृत ड्रामा था। तो अगर कभी आपसे ये पूछे कि गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर का पूछे ना, एक सेकेंड, गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर किसके टाइम पीरियड को बोला जाता है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर बोला जाता है। हिंदी वाले लिख लो, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। कभी आपसे आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस टाइम पीरियड को बोला जाता है, तो इसी टाइम पीरियड को, कृष्ण देव राय केडीआर के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर बोला जाता है। क्योंकि देखो एक तो ये खुद लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी रखते थे। इनके आपने टेक्स्ट, ये तो हमने दो वर्क्स ही देखे, काफ़ी टेक्स्ट हैं जो इनके लिखे हुए हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो ही इंपॉर्टेंट थे। और बेसिकली इन्होंने जो तेलुगु पोइट्स होते थे, जो कन्नड़ पोइट्स होते थे, तमिल पोइट्स होते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। इनके कोर्ट में भी ये माना जाता है कि 8 तेलुगु पोइट थे, जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था, अष्ट दिग्गज करके बोला जाता था। ठीक है, वो मत लिखो, नोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने कभी तेनाली राम की कहानियां सुनी है ना, वो भी तेनाली राम भी इन्हीं के कोर्ट में पोइट थे। तो ये चीज सारी कृष्ण देव राय के बारे में पता होना चाहिए। अगर विजयनगर एम्पायर का सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रूलर है तो वो है यहाँ पर कृष्ण देव राय। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। अब हम यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की एक अगली डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है अराबिदु डायनेस्टी। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट यू भी नहीं है कि इनके टाइम पीरियड तक आते आते विजयनगर एम्पायर लगभग डिक्लाइन हो चुका था। इन्होंने बहुत कम वाला जो रीजन था वहां पर ये रूल कर रहे थे। लगभग 1565 में एक यहाँ पर बैटल होता है, बैटल ऑफ तालीकोटा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। बैटल ऑफ तालीकोटा, हिंदी मीडियम वाले लिख लो, तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 1565 में होता है। यहाँ पर आपके विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइनेशन इस बैटल के बाद ही शुरू हो जाता है। इसलिए अराबिदु डायनेस्टी बहुत छोटी सी सिमट के रह जाती है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर कभी आपसे पूछे कि कौन सा बैटल के बाद विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा युद्ध के बाद आपका जो ये विजयनगर एम्पायर है उसका यहाँ पर पतन होना शुरू हो जाता है। वैसे अगर अराबिदु डायनेस्टी ने जो रूल किया लगभग 1570 से लेके 1650 तक रहा, लेकिन इसका कोई ना तो प्रोमिनेंट रूलर रहा और ना ही इसकी अपने आप में कोई इंपोर्टेंस रही। अब ये बैटल ऑफ तालीकोटा, दो तीन रूलर थे, जैसे उधर ही साउथ इंडिया में बीजापुर था, बिदार था, अहमदनगर थे, गोलकोंडा थे, सभी रूलर्स मिलके आते हैं और इस बैटल को लड़ते हैं इनके अगेंस्ट, विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट बेसिकली। और यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर का इस बैटल के बाद आपको क्या मिलेगा देखने को, डेक्लाइन देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हमने जैसे देखा कंप्लीट विजयनगर हम कर चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर था साउथ की तरफ, डेक्कन की तरफ आपका एक और एम्पायर, जब विजयनगर राइज हो रहा था ना, जब विजयनगर एम्पायर उभर के आ रहा था, उसी वक्त एक बहामनी किंगडम भी उभर के आया।
और इनका अब तो देखो, मैंने आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कभी डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो इन बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर का बहुत आपस में युद्ध हुए हैं, बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहा है कॉन्फ्लिक्ट को लेके, क्योंकि विजयनगर एम्पायर नॉर्थ में भी जाना चाहता था, एक्सपेंड करना चाहता था, और उसकी नॉर्थ में जाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बहामनी किंगडम था। ठीक है, बहामनी किंगडम उसे सप्रेस करता था, रोकता था। और कभी कोई टेरिटरी, इधर की टेरिटरी विजयनगर एम्पायर लेना चाह रहा है, लेकिन बहामनी भी लेना चाह रहा है, तो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे की टेरिटरी छीनते रहते थे। तो अगर देखोगे तो बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर में आपस में टसल चलता रहता है। अब हम यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम किस किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं? बहामनी साम्राज्य, बहामनी किंगडम के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं बहामनी किंगडम के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए, आपसे कभी ये पूछा जाए कि मैन डोमिनेंट या मैन जो सोर्स क्या था विजयनगर एम्पायर का, तो जो विजयनगर एम्पायर का जो मेन आय का जो स्रोत था वो भू राजस्व था। क्या था? लैंड रेवेन्यू था, जो एग्रीकल्चर से आने वाले रेवेन्यू था, वो उनका मेन सोर्स होता था। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना, कभी अगर आपसे ये पूछे कि जो कार्नेटिक संगीत है, जो कार्नेटिक म्यूजिक है, वो आपका कब उभर के आता है, तो वो विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे भी। अब देखो, कार्नेटिक म्यूजिक हम कंप्लीट स्टैटिक जी के क्लासेस कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में डेप्थ में समझाया, कौन उनके फायदा रहेंगे, ऑरिजिन वगैरह सारी चीजें समझ में आया। और कार्नेटिक म्यूजिक कौन सा म्यूजिक होता है, कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है, तो कार्नेटिक म्यूजिक का जो ऑरिजिन है साउथ इंडिया से हुआ है, और साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूजिक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कार्नेटिक म्यूजिक जो फाउंड होता है, ये मान सकते हो कि वो इसी एम्पायर के टाइम पीरियड पे फाउंड होता है। एक यहाँ पर पोइट या कंपोजर बोल सकते हैं, पुरंदर दास थे, जो कि यहाँ पर क्या है, कार्नेटिक म्यूजिक के फाउंडर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और पुरंदर दास को ही कार्नेटिक म्यूजिक के क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और जब मैंने आपको स्टैटिक जीके कराई थी तब वहां पर बताया था। अभी अगर आपने अपने एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके नहीं करी है, भाई कर लो, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, स्टैटिक जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। आप एमटीएस, CHSL, CGL किसी भी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वो एक कॉमन बनाई थी। अब जाके देख लो, अभी लेटेस्ट अपडेटेड वो हमने बनाई हुई है, 2025 में ही वो प्लेलिस्ट पूरी कराई है। तो वहां से बाहर तो आपके सवाल नहीं आएंगे, काफी डेप्थ में मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना। बाद बाकी का कुछ चीजें ध्यान रखना कि जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे ना, जो स्थानीय समुदाय के व्यापारी होते थे ना, उनको क्या बोलते थे? तो उनको कुदरई चेतिस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? कुदिराई चेती। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद सिल्क बीवर्स को क्या बोला जाता था? ये भी पेपर में पूछा गया था कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पर सिल्क बीवर्स को क्या बोला जाता था? जो सिल्क बीवर्स होते थे उन्हें पट्टनु कलर, पट पट्टन नुलकर्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पट्टनुलकर। ठीक है, अजीब से ही नाम होते हैं थोड़े, पट्टनुलकर बोला जाता था। ठीक है, थोड़ी भाई प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, है ना। और ये जो सिल्क बीवर थे, ये कहाँ से आए थे? गुजरात वाले रीजन से विजयनगर एम्पायर में आए थे, विजयनगर स्टेट में आए थे। लेकिन हो सकता है कि इतना ना पूछे, लेकिन हाँ, सिल्क बीवर्स को क्या बोलते हैं? पट्टनुलकर बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मिलिट्री कमांडर को क्या बोलते थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे, तो अमारा नायकस। क्या बोला जाता था? अमारा अमारा नायक। ठीक है, अमारा नायक किसको बोला जाता था? यहाँ पर सैन्य जो कमांडर होते थे उनको अमारा नायक बोला जाता था। उसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा हम पढ़ चुके हैं 1565 में। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का यहाँ पे क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। और किस किस के बीच में होता है? विजयनगर एम्पायर होता है और अलायंस होती है। मैंने आपको अलायंस बीदार, बीजापुर, गोलकोंडा, इनकी जो डेक्कन सल्तनत में रूल कर रही थी, ये सब मिलके आती हैं, और यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का यहीं से डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक वास्तुकला थी प्रोबीडा शैली। ठीक है, ये उभर के कब आई? ये विजयनगर एम्पायर में ही आई। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि यार हमारे जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, बट आर्ट एंड कल्चर वगैरह से आजकल आपको पता है सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये सारी पॉइंट्स जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसएससी के पेपर में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लेना। अब हम यहाँ पर अपना शुरुआत कर लेते हैं बहामनी किंगडम के बारे में। तो देखो, जैसा अभी तक हमने जाना, 1350 से लेके लगभग 1350 एडी से लेके अप्रोक्स, और अगर आप देखोगे 1565 के बीच में दो एम्पायर, दो साम्राज्य उभर के आते हैं। एक तो आपका था विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, और एक था आपका बहामनी साम्राज्य। ठीक है, तो हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हम बहामनी साम्राज्य के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था तुंगभद्रा नदी के जो दक्षिण वाला पार्ट था उधर। और वहीं पर विजयनगर जब एम्पायर स्टेब्लिश हुआ तो कहते हैं ना, जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसका शत्रु भी जन्म लेता है। तो इसके शत्रु ने भी, मतलब इनके नॉर्थ वाले रीजन में एक नया एम्पायर उभर के आ रहा था उसी टाइम पर, जिसका नाम था बहामनी साम्राज्य। तो अब इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बहामनी किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहामनी किंगडम के बारे में क्या है कि इसके फाउंडर कौन है। भाई बहुत बार मैंने ये सवाल देखा, अगर मैं जब 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस कर रहा था। अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। बेसिकली बहामन शाह का टाइटल बाद में लेता है, पहले इसका नाम अलाउद्दीन हसन, या इसका अगर ओरिजिनल नेम कभी पूछ ले तो हसन गंगू था। ओरिजिनल नेम क्या था? हसन गंगू। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? हसन गंगू यहाँ पर इसका ओरिजिनल नेम था। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि बहामनी एम्पायर का जो आपका फाउंडर था वो कौन था, वो आपका यहाँ पर अलाउद्दीन हसन बहामन शाह था। पूरा भी नाम दे सकता है या अलाउद्दीन हसन भी नाम दे सकता है, ये ध्यान रखना। या ओरिजिनल नाम भी दे सकता है। कभी कभी मैंने पेपर में देखा कि ओरिजिनल नाम दे रखा था हसन गंगू। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि भैया ने तो कुछ बहामन शाह आ रहा था पीछे, ऐसा नाम बताया था, यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कैपिटल की बात करें तो गुलवर्ग इनकी कैपिटल थी, ठीक है। गुलवर्ग क्या थी? इनकी कैपिटल थी। उसके बाद इनका एक इंपोर्टेंट रूलर था अहमद शाह वली, ठीक है। ये अपनी जो कैपिटल है गुलवर्ग से लेके कहाँ शिफ्ट करता है? बिदार में शिफ्ट करता है। ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर हम इसके एक और इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले, देखो डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये रूलर किस साम्राज्य से रिलेटेड था, या कभी उस रूलर के बारे में पढ़ ले, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहा है यहाँ पर, जिसका नाम था फिरोज शाह बहामनी। वैसे तो इनके नाम के पीछे ही बहामनी है, तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये जो फिरोज शाह बहामनी था ना, ये मानो इसको इतनी लैंग्वेजेस आती थी, लिटरेचर में तो इतना अच्छा था, इसको पर्शियन लैंग्वेज आती थी। आप मत लिखना, आपके लिए जरूरी नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। ये जो फिरोज शाह बहामनी था, पर्शियन आता था, अरेबिक लैंग्वेज आती थी इसे, तुर्किश लैंग्वेज आती थी, तेलुगु आती थी, मराठा आती थी, कन्नड़ आती थी, काफी सारी लैंग्वेजेस इससे आती थी। एक आध लैंग्वेज तो ऐसी हैं जो मुझे याद ही नहीं है इस वक्त, लेकिन हाँ, काफी लैंग्वेजेस इससे आती थी, ठीक है। और इसको रिलीजियस नॉलेज भी अगर देखोगे तो काफी इसको रिलीजियस नॉलेज यहाँ पे थी। लेकिन इसकी एक बात अच्छी थी कि सभी जो जितने भी रिलीजियन थे ना, सबकी ये वैल्यू करता था। और अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कभी डेप्थ में पढ़ोगे ना, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में कभी डेप्थ में पढ़ोगे इसके, अगर यूपीएससी करने जाओगे आप लाइफ में कभी, तो देखोगे कि देखो हमें कैसे पता चलता है कि कोई जो लीडर है वो सभी रिलीजियस को वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा। ये सारी चीजें हमें पता चलता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन में लोग कैसे हैं, कौन कौन लोगों को उसने जगह दी, कौन कौन सी उसकी पॉलिसी आई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर फिरोज शाह बामनी के बारे में, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगा कि काफी हिंदू जो लोग थे वो काफी हाई रैंक पे थे। तो वहां से भी एक तरह से प्रूफ होती हैं चीजें कि ये जैसे सभी रिलीजियस की कहीं ना कहीं वैल्यू करता था। जो एक ही रिलीजन की वैल्यू करेगा वो किसी दूसरे रिलीजन के लोग को अपने यहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासन में हाई रैंक क्यों देगा, ठीक है। तो वहां अभी फिरोज शाह बामनी के बारे में आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि फिरोज शाह बामनी किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, किस एम्पायर से, किस साम्राज्य से बिलोंग करता था। तो ये बहामनी एम्पायर से यहाँ पर बिलोंग करता था। हाँ, इसके बारे में आप एक चीज याद कर सकते हो कि इसने एक जो देवराय वन हुआ, इसने देवराय वन को हराया था, जो कि विजयनगर एम्पायर का रूलर था। देवराय वन को कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि देवराय वन को किसने हराया, तो फिरोज शाह बामनी ने डिफीट किया था। और बाद में मैरिज अलायंसेस भी होती हैं, उसकी बेटी से भी शादी कर लेता है, लेकिन चलो ठीक है वो मत लिखो। ये बेरार का रूलर होता है, उसे भी हरा देता है, ठीक है। लेकिन वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिरोज शाह बाहमनी के बाद एक और इंपॉर्टेंट रूलर आता है, जिसका नाम था यहाँ पर महमूद गावन। बेसिकली ये क्या था? महमूद गावन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, महमूद गावन जो था ना, वो एक ईरानियन ट्रेडर था। बेसिकली ईरानियन ट्रेडर था। अब ये जो ईरानियन ट्रेडर था, अब उस वक्त बेसिकली ट्रेडिंग वगैरह के लिए आता था। तो एक रूलर भी था उस वक्त बहामनी किंगडम का, जिसका नाम था हुमायूं शाह। जिसका नाम था हुमायूं, ये सब लिख लेना जो मैं नोट डाउन करा रहा हूं। हुमायूं शाह। इसने महमूद गावन को क्या बोला था? महमूद गावन को एक टाइटल दिया था, वो टाइटल ध्यान रखना, टाइटल था मलिकुट तुजार का।
जिसको हम अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या बोलेंगे, चीफ ऑफ मर्चेंट। चीफ ऑफ मर्चेंट उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। ये चीज आपको कभी पेपर में ये पूछे, 2-3 बार मैंने देखा है पेपर में सवाल पूछा गया कि चीफ ऑफ मर्चेंट मलिकुट तुज्जार का टाइटल महमूद गावन को किसने दिया, तो हुमायूं शाह ने दिया। बाद में ये वैसे तो ट्रेडर था, लेकिन बाद में यही आगे जो यहाँ पर आगे जाके बहमन साम्राज्य था ना, उसका रूलर बन जाता है। और इसी के टाइम पीरियड में अगर महमूद गावन की ही बात करूं मैं, इसी के टाइम पीरियड पर जो आपका बहामनी किंगडम था ना, बहामनी जो साम्राज्य था, वो अपनी पीक पे पहुंचता है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है। मतलब इसी के टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा टेरिटरी एक्सटेंड हुई थी बहामनी साम्राज्य की, ये चीज ध्यान रखना। और जब यहाँ पर महमूद गावन की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद आप देखोगे, मतलब अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो या नहीं पढ़ रहे हो तो एक एक यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ कि जो जब महमूद गावन की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि बहामनी किंगडम का एक तरह से पतन होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद कोई ऐसा प्रोमिनेंट रूलर नहीं आता है जो इसको बहामनी किंगडम को एक तरह से एकजुट रख पाता या इसको आगे एक्सटेंड कर पाता। तो अगर लास्ट प्रोमिनेंट रूलर की बात करेंगे ना हम, तो वो महमूद गावन ही है, ये चीज ध्यान रखना। और इसकी डेथ के बाद धीरे धीरे जो बहामनी किंगडम था वो कमजोर पड़ने लग जाता है, वीक पड़ने लग जाता है। और हमने जब से हिस्ट्री शुरू की है एक ही चीज देखा है कि जब जैसे क्या होता है, अब कोई एक एम्पायर है, कोई एक साम्राज्य है, अब वो ऐसा तो नहीं है कि एक जगह से ही बनता है, वो साम्राज्य बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है, डिफरेंट रूलर्स को हरा देता है और वहां के रूलर्स को बोलता है भैया अब आप हमारे अधीन रहोगे, हम जो कहेंगे वैसे करोगे, हमारे अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करोगे, मतलब कि विद्रोह नहीं करोगे, और हमको टैक्स पे करोगे। यही सारी चीजें होती हैं। तो बहामनी साम्राज्य में भी सेम ही चीज थी। अब बहामनी साम्राज्य जब वीक पड़ने लग जाएगा, जब भाई जिस इंसान ने ये चीज बोली वही वीक पड़ गया, वही जो मेन सेंटर में लोग थे वही वीक पड़ गए, तो जो लोगों पे उन्होंने टैक्स, जिन लोगों को पहले डिफीट करके अपने यहाँ अंदर लिया था, अब उन लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित करने लग जाएंगे कि भाई अब तो जो मेन रूलर है वो तो वीक पड़ ही गया, तो अपने आप को सब क्या करने लग जाएंगे, अलग अलग करने लग जाएंगे। तो ऐसे ही बहामनी किंगडम में देखने को मिलता है। बहामनी किंगडम में भी सब लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं और बहामनी किंगडम 5 किंगडम से मैं यहाँ पे टूट जाता है। कभी अगर आपसे पेपर में सवाल पूछ ले कि बहामनी जो किंगडम था वो कितने किंगडम्स में टूट गया था, तो वो 5 किंगडम में यहाँ पे टूटा था। एटलीस्ट आपको राजा का नाम ना पता हो तो ये तो पता ही होना चाहिए कि एक बेरार में, एक बीजापुर में, एक अहमदनगर में, एक गोलकोंडा में और बीदार में। यहाँ पर बेसिकली ये जो 5 जगह हैं, यहाँ पर ये अलग अलग जो 5 रूलर थे, जैसे कि बीदार में आमिर अली बरीद था, गोलकोंडा में कुली कुतुब शाह था, यहाँ पर अहमदनगर में मलिक चंद था, और यहाँ पर बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह था, और यहाँ पर बेरार किंगडम में कौन था, फतुल्ला इमाद शाह था। बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और अपना एक अलग से रूल करना शुरू कर देता है। फिर ये किसी के अधीन नहीं रहते और ना ही किसी को टैक्स पे करते। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि बहामनी किंगडम का जब पतन शुरू हुआ, डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, तो कितने किंगडम्स में टूट गया था, तो 5 किंगडम में टूट गया था। बीरा देखो 300 बीते ही हैं, तो ऐसे याद कर लो, एक तो B3 याद कर लो, ऐसे याद करो B3, ठीक है, A B3G, इस तरह से भी याद करोगे थोड़ा, या कोई ट्रिक बना लो अपना, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप। तो A B3, तो A से अहमदनगर, B से 3 नाम आएंगे, बैरार, बिदार और बीजापुर, और G से गोलकंडा। तो ये बहामनी किंगडम कितने एम्पायर्स में टूट गया, कितने साम्राज्य में टूट गया, तो 5 साम्राज्य में यहाँ पे आपको टूटने को मिलेगा, टूटने को मतलब टूटते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इस किंगडम, और देखो एक और चीज ध्यान रखना बहामनी किंगडम के बारे में, कि यहाँ पर इन लोगों ने जो आर्किटेक्चर काम किया था ना, अब देखो मैंने बताया था ज्यादातर इनका फोकस था गुलबर्ग पे और बिदार पे, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत आर्किटेक्चरल काम किया है, नई तरह से एक तरह से आर्किटेक्चर फाउंड की थी। तो कभी अगर आपसे पूछे कि गुलबर्ग और बिदार स्टाइल की जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, गुलबर्ग में इन्होंने कुछ आर्किटेक्चर का काम किया गुलबर्ग में, और यहाँ पर ये कहाँ पर करते हैं, एक तो गुलबर्ग में करते हैं और एक यहाँ पर बिदार में करते हैं। और यहाँ पर ये इनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल होता है ना, वो बताऊं, वो जो आर्किटेक्चर स्टाइल होता है ना, वो ऐसा होता है इंडो इस्लामिक एक तरह से, मतलब उसमें कुछ तो जो एलिमेंट होते हैं हिंदुस्तानी होते हैं और कुछ इस्लामिक होते हैं, तो वो हिंदुस्तानी और इस्लामिक एलिमेंट का मिक्सचर था। तो कभी आपसे पूछे कि किस किस का मिक्सचर था, तो इंडो इस्लामिक या हिंदू इस्लामिक एलिमेंट का मिक्सचर था। ध्यान रखना, हिंदू इस्लामिक एलिमेंट का आपको मिक्सचर देखने को यहाँ पर मिलेगा इनके आर्किटेक्चर में, ये चीज आप लोग यहाँ पे
ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर 2 एम्पायर पढ़ चुके हैं, एक बहामनी एम्पायर के बारे में और एक विजयनगर एम्पायर के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अगर देखो पहले तो थोड़ा-सा आर्किटेक्चर देख लो, कभी आपसे पूछे कि गोल गुम्बज किसने बनवाई है, तो मोहम्मद आदिल शाह ने यहाँ पर गोल गुम्बज बनवाई है, जो कि बीजापुर में है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट टॉम्ब है दुनिया की, ध्यान रखना ये चीज़। उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह किसने फाउंड की थी? फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। बेसिकली ये जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था, ये एक सिटी फाउंड करता है हैदराबाद, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये चार मीनार भी बनाता है, और चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में ही है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, एमटीएस 2024 के PYQ लगा लेते हैं, जो एमटीएस 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, अगर हम देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सलूब डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। सलूब डायनेस्टी का किसने फाउंड किया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो, दो डायनेस्टी थी, एक तुलुब थी और एक सुलुब थी। तो बताओ सलूब डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? नरसिम्हा, यहाँ ठीक है, यहाँ पर क्या है? नरसिम्हा देव राय यहाँ पर क्या थे? इसके फाउंडर थे। उसके बाद गुलबर्ग एंड बिदार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाज पैट्रोनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो बेसिकली ये हम पढ़ के आए हैं, कौन सी डायनेस्टी है यहाँ पर? तुलुब डायनेस्टी है, सॉरी तुलुब नहीं, बहामनी डायनेस्टी है, ठीक है। अभी बता रहा था, जो बहामनी की जो कैपिटल है, पहले गुलबर्ग और बिदार पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चरल वर्क करवाया था, और जो आर्किटेक्चरल वर्क था वो कैसा था? इंडो इस्लामिक एलिमेंट का मिक्सचर था, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया वाज द कमलापुरम टैंक बिल्ट इन 15th सेंचुरी। अच्छा, ये मैंने बताया था आपको या नहीं बताया था? शायद मैंने नहीं बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, नोट डाउन कर लेना कि जो कमलापुरम, देखो, एक कमलापुरम में वाटर टैंक को बिल्ट किया गया था, वो किसने किया था कमलापुरम में? तो वो आपका जो किया था ना, विजयनगर एम्पायर करता है, और इसका रूलर जो थे ना केडीआर, वही करते हैं। और वाटर की कमी, पानी की कमी को पूर्ण करने के लिए इस टैंक का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पेपर में कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है सिर्फ एमटीएस 2024 में आया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, द आर्किटेक्चरल मार्वल्स टेम्पल्स ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम वर बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। गंगईकोंडा चोलापुरम, ओके, बेसिकली ये तो एक चोला एम्परर थे, राजेंद्र चोला, इन्होंने बनवाया था। तो ये चोला डायनेस्टी का सवाल है, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि राजेंद्र क्या बनवाते हैं? गंगईकोंडा चोलापुरम बनवाते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था जब हम चोला डायनेस्टी कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर कभी अगर आपसे सवाल पूछा गया है यहाँ पर, द फाउंडर ऑफ द बहामनी किंगडम हु अज्यूम द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहामन शाह। तो बेसिकली यहाँ पर बताना है बहामनी किंगडम का कौन जो फाउंडर थे जिन्होंने टाइटल अज्यूम किया अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, उनका नाम पूछा है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनका नाम क्या था? हसन गंगू यहाँ पर उनका नाम था। आगे देख लेते हैं, द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट्स। ओके, ये एमटीएस 2024 में भी देखो पूछा गया, और पहले भी पूछा गया, ये मैं आपको पढ़ा रहा था। मलिकुत तुज्जार का जो टाइटल था वो किसको दिया गया था? हुमायूं शाह ने तो दिया था, किसको दिया था? महमूद गावन को दिया था। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद, द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का वर मिनिस्टर ऑफ। ये किसके यहाँ पर मंत्री थे? तो मैंने आपको बताया था कंपेली के यहाँ, है ना। और बारंगल ऑफ ककातियाज के क्या थे? ये सामंत थे, और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में थे, ठीक है। ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड आ सुबरन टाउनशिप नियर विजयनगर एम्पायर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर। तो देखो, ये सवाल भी पूछा गया, मैं बता रहा हूँ, अगर विजयनगर एम्पायर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं तो वो हैं केडीआर। तो यहाँ पर वही देखो, केडीआर से दो सवाल आए, एक तो जो कमलापुरम का वाटर टैंक था, कमलापुरम का वाटर टैंक एमटीएस 2024 में, ठीक है, वहां से सवाल आया। और एक इनका नगलापुरम जो इन्होंने सिटी फाउंड की थी अपनी माँ के नाम पर, वो भी यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों सवाल ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है इनके बारे में। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय केडीआर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है खत्म यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल, यहाँ तक आपने लेक्चर देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फीडबैक जरूर शेयर किया करो, आपकी फीडबैक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी देखो कुछ लास्ट 10-15 मिनट से ऐसा हो रहा है कि मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, निकल कुछ रहा है,
क्योंकि मैं लेट नाइट लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें क्या होता है कि हम बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, मुँह से कुछ निकलता है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि अपना ये जो लेक्चर्स का समय है वो चेंज करूँ थोड़ा-सा, जिससे कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वही मुँह से निकले। बाद बाकी का यार ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। और अगर आपको इन क्लासेस के नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इन क्लासेस के नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप में जॉइन हो सकते हो, जिसकी प्राइस 199 है यहाँ पर, ठीक है। और 199 में आप सभी स्टैटिक जीके के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, हिस्ट्री के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, और कंप्लीट जीके के लेक्चर्स की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। हम आपको स्टैटिक जीके की लेक्चर्स की पीडीएफ एक जगह कंपाइल करके हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। अभी हम हिस्ट्री करा रहे हैं, हिस्ट्री की भी हम एक जगह कंपाइल करके पीडीएफ डाल देंगे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। और आने वाले टाइम में अर्जुन बैच में जितना भी कराने वाले हैं सभी की पीडीएफ आपको 199 में आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करो कि भैया मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन होना है पीडीएफ में, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।